नमस्कार दोस्तों। करीब करीब 1 महीना हो गया है दिल्ली में कथित किसानों को डेरा डाले हुए। जिद एक ही है, काले कृषि कानूनों को वापस लो। इससे कम जैसे इनको कुछ मंजूर ही नहीं है। इसके बावजूद के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, केंद्र के दूसरे मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री क्लियरिफाई कर चुके हैं कि भाई जो एमएसपी है, मंडी समितियां हैं या दूसरी चीजें हैं, उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है इन 3 कृषि कानूनों का। बल्कि ये तो किसानों के लिए एक वैकल्पिक मार्केट खोलते हैं जहां उनको अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिल जाए। लेकिन ये लोग, ऐसा लगता है कि जो मंडी समितियों पर काबिज लोग हैं या जो आड़ती हैं या जो अमीर किसान हैं जिनकी सत्ता के गलियारों में भी धमक है, पकड़ है, उनकी चिंता ये ज्यादा कर रहे हैं, आम किसानों की कम कर रहे हैं। कई चौंकाने वाली चीजें इस आंदोलन के दौरान सामने आई हैं, देखने को मिली हैं। 23 नवंबर को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इन तीनों कानूनों को नोटिफाई कर दिया था और तब प्रेस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये तक कहा था, जो सोशल मीडिया में वो वीडियो उपलब्ध है, कि अगर संसद कानून पारित कर देती है, राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं, तो उस कानून को कोई राज्य मना नहीं कर सकता लागू करने से। और उसके बाद हमने वो सीन भी देखा है अभी पिछले सप्ताह, जब इन्होंने उस कानून की प्रतियां सदन के भीतर खड़े होकर के फाड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से राजनीति करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने आंदोलन चलाया, जिस तरीके से इन्होंने पलटियां मारी और जो जो कहा उसके ठीक उलट काम किया, और इनकी पोल खोलने वाले इनके पुराने सहयोगी हैं जिन्होंने इनको बेनकाब किया है कई मौकों पर और कई माध्यमों से किया है। चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे इनके पुराने दूसरे सहयोगी हों, या डॉक्टर मुनीश रायजादा ही क्यों ना हो, जो 2003 में अमेरिका के शिकागो में बस गए थे, वहां डॉक्टरी करते हैं। लेकिन जब इनका आंदोलन चला अन्ना के नेतृत्व में, तो इनसे प्रभावित होकर के भारत आ गए थे और ये सोचकर आए थे कि शायद कुछ व्यवस्था परिवर्तन में उनकी भी भागीदारी हो जाएगी। लेकिन मुनीश रायजादा को घोर निराशा हाथ लगी जब चंदे को लेकर के और तमाम दूसरी चीजों को लेकर के पहले जिस पारदर्शिता का दंभ भरते थे अरविंद केजरीवाल, उसके उलट उन्होंने व्यवहार करना शुरू कर दिया। और इससे आहत होकर के डॉक्टर मुनीश रायजादा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिल्म बनाई, अलग अलग एपिसोड बनाए, उनके पुराने सहयोगियों से बात की और उसका खुलासा भी किया। आज अमेरिका से मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा। मुनीश जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल के किसी भी पलटीमार एक्ट पर अब आपको आश्चर्य तो बिल्कुल नहीं होता होगा। बिल्कुल, मुझे ध्यान है कि जब 2015 में हमारी सरकार बनी थी, तो उस वक्त फरवरी की बात है ये, जी। एंड ये जो किस्सा है ये मार्च या अप्रैल का है। नेचुरली नई नई सरकार बनी थी, 67 सीटें मिली थी, तो पूरे देश में एक अलग किस्म के मुख्यमंत्री के रूप में इनको देखा जा रहा था। तो संजय उनके आवास पे ही, सीएम आवास पे ही एक मीटिंग थी जिसमें संजय सिंह बैठे थे, आशुतोष बैठे थे, बाकी साथी भी कहीं बैठे थे, मैं भी वहीं बैठा था। तो संजय सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार का मैसेज आ रहा है, कई बार फोन कर चुके हैं, मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो एक दूसरे सहयोगी ने कहा कि अब हमें एक्सपेंशन के लिए ध्यान से अलायंसेस ढूंढने चाहिए। अगले कुछ दिनों में, और उसी दिन वहां पे दुर्गेश पाठक भी बैठे थे। दुर्गेश पाठक पिछले दिन ही पंजाब से वापस आए थे, कोट अनकोट 40,000 किलोमीटर के खूंटे गाड़ कर।
उन्हीं के शब्दों में, कि मैं 40,000 किलोमीटर माप के आया हूं, असेस करके आया हूं। यंग टर्क्स को हमने मौका देना था, लेकिन भावी प्लान ये थी कि पंजाब में आप एक्सपैंड करें, कोई गलत बात नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल नेता चाहता है। लेकिन अगले 2 सालों में क्या हुआ, ये मैं 2015 की बात बता रहा हूँ, अप्रैल, लगभग मार्च अप्रैल की बात है। जी जी। और फरवरी में हम सीएम बने थे, यानी कि हमारी पार्टी के। उसके बाद आप किन्हीं लोगों से बात करी, विदाउट एनी डाउट वहां पर जिस ढंग की वहां पे गलत हरकतें हुई अगले 2 सालों में, टिकटें बेची गई, यंग जो वहां पे सो कार्ड लीडर्स भेजे गए, वो दरबारी थे, दिल्ली से भेजे गए, ठीक है, उनके नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं है। उन्होंने वहां पे जिस किस्म की हरकतें की, पैट्रोनेज ली, सब लोग जो चप्पल पहन के गए थे दिल्ली से, वहां पे वो आलीशान बंगलों में, होटल्स में रह रहे हैं, जिप्सीज में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि घूम रहे हैं, पंजाब में कोई पैसों की कमी तो है नहीं। और जी जो जी। सीकर एस्पिरेंट्स होते हैं वो आपको किस ढंग से आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो ये हमारी नैतिकता थी उस वक्त। अभी मैं चार्ल्सटन, वेस्ट वर्जीनिया में एक पंजाबी ढाबे पे खाना खाने गया, मतलब पंजाबी रेस्टोरेंट है, एक पंजाबी मूल के, जो उनके मालिक का बेटा है, वो 5 साल पहले यूएस से आया, कहता है कि हमारे वहां पे करोड़ों की टिकटें बिकी थी आम आदमी पार्टी द्वारा। अब कोई मुझे कह सकता है कि आपके उसके क्या, ये तो आप ऐसे बोले जा रहे हैं, आपके उसके आधार। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कटिंग अक्रॉस द लाइन, सब लोग जब इतनी बातें बोलते हैं, मेरी डॉक्यूमेंट्री जो वेब सीरीज है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जो एमएक्स प्लेयर पे है, फ्री स्ट्रीमिंग है उसकी, जी दर्शक देख सकते हैं, और यूएसए एंड यूके में अमेजोन प्राइम पे इट्स फ्री टू वॉच, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। जी। जी कहने का मतलब है कि जो पार्टी, जो अन्ना आंदोलन से निकली पार्टी, जिसने कहा कि हम देश की पॉलिटिकल कल्चर को बदल देंगे, पॉलिटिकल व्यवस्था को बदल देंगे, संस्कृति को बदलेंगे, और उसके लिए 3 मूलभूत सिद्धांत हम लोगों ने जनता के सामने पेश किए, जिससे लगा कि वास्तव में एक पार्टी है जो अलग करके दिखाएगी। नंबर 1, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, चंदे की पारदर्शिता। हम जनता से चंदा लेंगे, उस चंदे का एक एक हिसाब किताब जनता को वापस देंगे। 5 रुपए को रिक्शा पुलर देता था किसी चौराहे पे, तो रविंद्र ट्वीट करते थे कि ये 5 रुपए मेरे लिए बड़े बड़े धनाढ़ लोगों की डोनेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आज भी लिखा है वेबसाइट पे आम आदमी पार्टी की, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं मेरी जिद है, ये आज भी टैगलाइन है। और यही टैगलाइन वाले आज अपना चंदा दिखाने को तैयार नहीं है। जनता का चंदा ही है, उनका अपना चंदा नहीं है। तो बाकी फर्क क्या रह गया? नंबर 2 कि हम अपने इनर पार्टी डेमोक्रेसी लेके आएंगे। अपने देश में बड़ी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जो डेमोक्रेसी के सूत्र हैं, सूत्रधार हैं, वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते। सभी पॉलिटिकल पार्टियां, आम आदमी पार्टी ने कहा कि नहीं, हम अपनी पार्टी में स्वराज लेके आएंगे, पार्टी में डेमोक्रेसी लेके आएंगे, टिकटें हाईकमांड से डिसाइड नहीं होंगी। और थर्ड कि हम अपने पे अंकुश रखेंगे, अपनी पार्टी में हम एक जुडिशियल सिस्टम बनाएंगे, आंतरिक लोकपाल होगा, जो वो कहेगा उसका डिसीजन सर्वमान्य होगा, पार्टी चीफ या पार्टी कमांडो उसको बदल नहीं सकता। तो लोगों को लगा, क्योंकि अनायास ऐसे लोग चल के नहीं आ गए थे कि अरविंद बोल रहे हैं, उनको लगा कि इनके जो इन्होंने उद्देश्य बताए, अपने जो मूल्य बताए हैं, वो वास्तव में एक बेटर किस्म की डेमोक्रेसी अपने देश में लेके आएंगे। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी थे इसमें। तो आप देख लीजिए आज कहां खड़े हैं, चंदा गायब हो चुका है, आंतरिक लोकपाल नदारद है, ठीक है, और वन मैन शो बन के रह गया। तो ये कहानी है। कब आप लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि गड़बड़ियां शुरू हो चुकी हैं? पंजाब का तो आपने घटना बता दी है कि वहां पर किस तरीके से लूटपाट शुरू हो चुकी थी, पैसा बनाना शुरू कर दिया गया था, विलासताओं के, सुख सुविधाओं के सब दरवाजे खोल दिए गए थे। पर असल में ये घटना कब हुई थी मुनीष जी, कि जब इन्होंने वेबसाइट से चंदा देने वालों के नाम गायब किए थे? क्यों किया था इन्होंने ऐसा? देखिए, फरवरी 2015 में सरकार बनी, 2014 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, जिसमें कि इलेक्शन के दौरान लगभग मई जून की बात है 2014 में, जब 2 करोड़ पैसा आया था, जो चर्चा में काफी उठ चुका है, ठीक है। जी जी। तो क्लियर है कि वो
मतलब ऐसे ऐसे किस्म की कंपनियां, ऐसा जो फर्जी कंपनियां थी। हमारी पार्टी का एक मूलभूत सिद्धांत, आज तो मैं इस पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैं तो इसे अपनी पार्टी कहूंगा, क्योंकि पार्टी हम लोगों ने बनाई। हम लोग मीन्स मेरे जैसे लाखों वॉलंटियर्स ने बनाई है। पार्टी किसी एक व्यक्ति की बपोती नहीं है। जब इस पार्टी का एक बड़ा स्पष्ट उद्देश्य है कि अगर कोई 10 लाख से बड़ी डोनेशन आती है तो नेशनल एग्जीक्यूटिव या पोलिट ब्यूरो, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, आई थिंक पीएसी में जाएगा। ये बड़ा स्पष्ट कानून है। ये इनका नियम है कि 10 लाख से कोई भी डोनेशन बड़ी आती है। तो ये तो 50 लाख की 4 डोनेशन आई थी। जी हाँ, जी हाँ। बाद में पार्टी ने कहा नहीं, हमें ध्यान नहीं रहा इलेक्शंस के टाइम तक, कुछ जो भी है। ये देखिए, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के बिना आप इंस्टीट्यूशन कैसे खड़ा करेंगे? क्यों? आप स्वयं बताइए। एक तो ये मुद्दा है। उसके बाद जब पार्टी की सरकार बनी 2015 में, उसके बाद अगले साल यानी कि जून 2016 में इन्होंने पार्टी की डोनेशन लिस्ट को एकदम वेबसाइट से हटा दिया, क्योंकि तब तक समझ आ गया था कि ये छोटी मोटी डोनेशंस को कोई मतलब नहीं है। अब तो आप बड़े बड़े पैसों में खेल सकते हैं, राज्यसभा की टिकटें बेच सकते हैं, ठीक है, और टिकट बिक्री का धंधा है। बहुत आयाम समझ आ गए थे कि कैसे पैसा बनाया जाता है, या डगमग आ गए थे, मूल्य से डगमग आ गए थे। क्योंकि अल्टीमेटली एक कहावत जो कि बड़ी चर्चित है, सब बोलते ही हैं कि करप्ट पॉलिटिक्स करप्ट्स, पावर करप्ट्स, बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो वो समझ आ गया था। सही है। तो वही था 2016 में इन्होंने गायब कर दिया। उसके बाद पॉलिटिकल बयानबाजी, बीजेपी तंग करती है, ये तंग करती है, वो तंग करती है। और मनीष जी, पॉलिटिकली करेक्ट होने का दावा करने वाले इनकरेक्ट कब से होने शुरू हुए? इन्होंने, ठीक है, आपका हक है, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जाकर के लड़ सकते हैं बनारस में। आप पूरे देश की 543 में से 534 सीटों पर लोकसभा के लिए कैंडिडेट भी खड़ा कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इस बात की आपको इजाजत देती है। लेकिन उनमें से कितने लोगों की जमानतें जब्त हुई, खुद इनका क्या हश्र हुआ। दिल्ली में ही 2014 में इनको एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली, जी 2019 में भी एक भी सीट नहीं मिली। 2014 में पंजाब में 4 सीटें मिली थी, 2019 में आते आते एक सीट रह गई। ठीक है, दिल्ली ने दोबारा भी इन्हीं को चीफ मिनिस्टर बना दिया, और ये एक आश्चर्यजनक घटना जरूर है। लेकिन एक बड़े जाने माने पत्रकार लेखक हैं, मार्मिक के पूर्व संपादक हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, भाऊ तोरसेकर, उनसे मैं चर्चा करता रहता हूँ अलग अलग विषयों पर। उनका कहना था कि मैं अरविंद केजरीवाल को एक मेयर की हैसियत से ज्यादा मानता ही नहीं। सच्चाई है। जिस तरीके से बम्बई में यहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, महापालिका है, उसी तरीके से आप दिल्ली का समझ लीजिए कि इनको और तो कोई पावर है नहीं। ये राजी हो रहे होंगे कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, लेकिन हैं दिल्ली के मेयर ही एक तरीके से। तो जब जब इन्होंने दिल्ली से बाहर कदम निकालने की कोशिश की है, तब तब इन्होंने मुंह की खाई है। इनकी जो बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं, अभी फिर से इन्होंने नया खेल शुरू किया है कि उत्तर प्रदेश भी लड़ेंगे, उत्तराखंड भी लड़ेंगे। पंजाब को लेकर के जो कुछ ये कर रहे हैं उस पर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन जो ये इनके जो हसीन सपने हैं, ये इनमें क्या हकीकत है, और ये हसीन सपने समय समय पर देखते क्यों हैं? क्या इसके पीछे भी कोई वही टिकटों की खरीद फरोख्त और तमाम दूसरी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में आना और अपनी महत्वाकांक्षा लेके आना कोई गलत नहीं है। सभी लोग आते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है उसका एक्सपेंशन हो, वो प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े, जीते, उनके पास मैक्सिमम सीटें हों। और उसके बाद जो है, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स एक नेक्सस सिस्टम है, जो आज की पॉलिटिक्स है, उसमें एक सिस्टम है, क्लाइंटेलिज्म वाला सिस्टम है, ठीक है ना। आप प्रोप अप करेंगे लोगों को, वो आपको फेवर देंगे, आप उनको फेवर देंगे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द वे पॉलिटिक्स वर्क्स। आप भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये एक नैतिक एक स्टैंड लेने की क्या आवश्यकता थी
कि आप आ जाओ, सब लोग अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के आ जाओ, मैं तो जी कुछ नहीं करना चाहता, आज भी जन लोकपाल बिल दे दीजिए, हम अपनी पार्टी को वाइंड अप कर देंगे। फिर 3 सिद्धांत दिए आपने, चंदे की पारदर्शिता, इनर पार्टी डेमोक्रेसी, खुद पर आंतरिक नियंत्रण नियंत्रण या अंकुश, इंटरनल लोकपाल के माध्यम से, और उसके बाद उनको ध्वस्त करना। इतना सब ये करने की क्या, मतलब आप ये देखिए कि जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस पूरे चैप्टर से, अन्ना आंदोलन और उसके बाद, वो है कि लोगों के दिमाग में अब ये लग गया कि आंदोलन के बाद जिस ढंग की एक स्वार्थ देखा, आपको वैसे सीएम बनना तो वैसे बन जाइए, आपसे कोई मना नहीं कर रहा, आप बोलिए मैं पीएम बनना चाहता हूं, बिना बात के लोगों को आपने मोबिलाइज किया, बरगलाया बेसिकली, ठीक है ना। दुनिया भर का यूथ आया, हम तो चलो वापस आ गए, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले भी प्रोफेशनल थे, डॉक्टर हैं पेशे से, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। उस दौरान हमने पैसों का लॉस हुआ, लेकिन देश के लिए आए थे, तो आज अच्छी नींद आती है, क्योंकि हम व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए थे, और मैं अकेला नहीं आया था, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। मैं तो चलो डॉक्यूमेंट्री बना दी, मैंने पीछा नहीं छोड़ा इनका, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है देश के साथ, इसलिए मैं पीछे पड़ा हूं। अदरवाइज देखा जाए तो काफी लोग ये कहते हैं कि मुनीष छोड़िए इस बात को, आई डोंट वांट टू वेस्ट इवन सिंगल मिनट ऑन दैम। लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट तक बंद कर दिए, फेसबुक अकाउंट्स तक बंद कर दिए, वो दुनिया भर के लोग थे, अभिलाषाएं पाले हुए थे। हमारे आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, आम आदमी पार्टी के ऑफिस से बहुत काम किया मैंने, वॉलंटियर एंगेजमेंट सेल, ये वो क्या क्या नहीं किया, कौशाम्बी से लेके ये जो हनुमान मंदिर के पीछे जो गली है, उसमें 1 रुपए पर मंथ के किराए पे किसी व्यक्ति ने अपनी बिल्डिंग बंगला दिया था, जहां पे हम लगभग 1.5-2 साल बैठे रहे। जी जी। इस ढंग का एक लोगों में तप था। अंडमान निकोबार से चिट्ठियां आती थी, चिट्ठियां, विपुल डे से पूछिएगा, आज भी वो, क्योंकि वो पेड है, सब सैलरीड स्टाफ वो अपना साथ लेके आए थे पीसीआरएफ का, तो उसको कोई मतलब नहीं है एक पॉलिटिकल पार्टी में, उनको तो सैलरी, विपुल डे नाम है उसका, आज भी आम आदमी पार्टी ऑफिस में बैठे मिलेगा, उससे पूछेगा। भर भर की चिट्ठियां आती थी, चिट्ठियां स्नेल मेल से, डाक से चिट्ठियां आती थी अंडमान निकोबार तक से। लोग कहते थे कि प्लीज आम आदमी पार्टी की यूनिट बनाइए, क्योंकि उनको लगा कि ये आम आदमी पार्टी दिल्ली या अरविंद केजरीवाल में एक अभिलाषा देख रहे थे कि देश बदलेगा, क्योंकि आपने मूलभूत सिद्धांत ही ऐसे दिए थे। आप इधर सीएम बन के उसका डिप्टी सीएम बना के आप पंजाब की तरफ चल पड़े, कोई गलत नहीं, आप पंजाब में जाके इलेक्शन लड़िए, लेकिन मैं दलित को सीएम बना दूंगा, डिप्टी सीएम बना दूंगा, सीएम बनाइए ना दलित को, डिप्टी सीएम क्यों बनाते हैं, देना तो गले का हाथ पूरा पहनाइए उनको। तो इस किस्म की फिर जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स की, आपको मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि ऑफिस में जब लोग आते थे उस वक्त, कोई किसी को हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखता था, क्योंकि उनको लगता देश बदलेगा। भ्रष्टाचार, सेंट्रलिस्ट अप्रोच थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। मैं तो एक आम भारतीय हूं, मुझे क्या चाहिए, बस मुझे वही चाहिए कि अच्छा जीवन चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, तो इस किस्म की बातें बोली गई थी। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है वो देश के साथ ये हुआ है कि अब लोगों में एक विश्वास टूट गया। बाकी तो पॉलिटिकल पार्टी बनती रहती है, नई आ जाएंगी, ये भी चली बन जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन जो 2200 इन पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसमें इसने एक ध्रुव तारा बनना था उसके लिए। इन्होंने लोगों का यूज किया, सीडी की तरह यूज एब्सोल्यूट, किया और थ्रो किया। कोई डाउट ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े थे इनके साथ में, शायद अन्ना आंदोलन से प्रभावित होकर के जुड़े थे, इनमें कुछ देख रहे थे, स्पार्क देख रहे थे, ईमानदारी देख रहे थे, लेकिन धीरे 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 करके इन्होंने यू टर्न लेना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया, तमाम हथकंडे अपनाने शुरू किए, भ्रष्ट तरीके अपनाए, टिकट बेचे और 2 लालाओं को उठा करके राज्यसभा में भेज दिया। अपने जो संघर्ष के साथी थे उनकी अनदेखी की और अल्टीमेटली वो सारे तौर तरीके अपनाए जिनका विरोध करके ये यहाँ तक पहुंचे थे। बहुत सारे नाम, बहुत सारे चेहरे मुझे याद आ रहे हैं जिनको एक एक करके इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया, बेइज्जत करके बाहर का रास्ता दिखाया। हाँ, कोई शक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो गवर्नेंस पे भी आ जाइए आप, गवर्नेंस में आमूल परिवर्तन ला सकते थे ये लोग, बस ऐसे थोड़ा बहुत कर दिया, शोर मचाते रहते हैं। जब गवर्नमेंट बनी 2015 में, तो मैं हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी के साथ, क्योंकि पहले से पहचान थी, 2 इलेक्शन लड़ चुके थे हम एज ए पार्टी, और जब डाउन टाइम था तब भी हम इकट्ठे थे सब लोग, ठीक है ना। और बरेली, सॉरी, अमेठी भी गए तो वहां भी कैंपेनिंग इकट्ठे की, सत्येंद्र जैन जी भी थे उस वक्त, एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे 49 डेज की सरकार के बाद।
तो यानी कि काफी समय इकट्ठे काम किया हुआ था पार्टी के अंदर सब लोगों के साथ। तो मैं जब दूसरी गवर्नमेंट बनी, दूसरी बार टर्म मिला जब 2015 में, तो तब मैं हेल्थ मिनिस्टर जी के साथ एडवाइजर बना वहां पे। उन्होंने बल्कि मुझे जी बुलवाया कि आप आइए डॉक्टर साहब, अब दिल्ली की हेल्थ की शक्ल बदलते हैं। तो मैं आ गया और ये सब वॉलंटियर लेवल पे काम किया। उस वक्त भी कितना काम करने की कोशिश की, काफी कुछ बदला जा सकता था। और तब भी अल्टीमेटली कुछ समय में समझ आ गया कि बहुत अच्छा सिस्टम है ये, तो फेवर लेने का, और कट कमीशन और सब कुछ, आप समझते हैं जो आपको पॉलिटिक्स में बड़े आराम से मिल सकता है इलेक्टेड पोजीशंस में। आज कुछ नहीं हुआ। एनआरआईज, एक बार एक मैसेज डाला था मैंने, कहा कि एनआरआईज बताइए दिल्ली में कैसे सहयोग दे सकते हैं। दुनिया भर के मैसेज डाला गए। जो इंडियन डॉक्टर्स की एसोसिएशन है यूएसए में, जी ठीक जी। है, इंडियन एसोसिएशन जो आपी यूएसए, उनका प्रतिनिधि दिल्ली में मिलने आ गया हमसे, क्योंकि उनको लगा ये तो अलग किस्म की सरकार है, ये तो दे मीन कि देश बदलना चाहते हैं। एक आह्वान पे वो मिलने तक आ गए, ठीक है। ऐसे यूके के जो इंडियन डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, डॉक्टर मेहता है शायद, उनका फोन आया, उनका मैसेज आया कि बताइए हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए। जी थी लोगों में अन्ना आंदोलन से लेके बाद में, लेकिन बाद में समझ आएगा कि दे जस्ट वांट टू डू पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। और देखिए, विकास तो कुछ तो आप करेंगे ये काम। अब राबड़ी देवी अगर सीएम थी दिल्ली बिहार की, तो क्या बिहार बिल्कुल गर्त में चला गया? देखिए, अल्टीमेटली तो फंडिंग होती है, सिस्टम बने हुए हैं, कुछ पैसा तो विकास पे आप लगाएंगे, बल्कि विकास पे आप लगाएंगे तभी टेंडर्स खुलेंगे, तभी कुछ पैसा कट कमीशन बनेगा। लेकिन कहने का मतलब कि कोई बिना बैगेज के हम 67 सीटें लेके आए, तो बिना बैगेज के काफी कुछ कर सकते थे, रोल मॉडल बनना था हमें, लेकिन वो बदल गई, क्योंकि एस्पेक्ट्स बदल गए, थॉट्स बदल गए, और वास्तव में चिंतन था नहीं वो। क्योंकि मैं कोई नेगेटिव, मैं ये नहीं, इस पूरी कन्वर्सेशन में ये नहीं कहना चाहता कि मैं कोई नेगेटिव साउंड करना चाहता हूं, लेकिन जिस ढंग की अभिलाषाएं पैदा की गई थी, जिस ढंग से लगे था कि देश बदलने की, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, ये तो रेवोल्यूशन का नाम है। आज भी बोला जाता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं, राजनीतिक रेवोल्यूशन का नाम है, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन हमारा मूलभूत गोल है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग ही नहीं, हमारी जिद है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अब इनकी बातें बोलने के बाद अगर आप बिल्कुल वही किए जा रहे हैं, दूसरे ढंग की बातें, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं, क्या ऐसा था जो हम कर नहीं पाए? तो अल्टीमेटली यही बात निकल के आती है कि चिंतन ही नहीं था, सिर्फ एक एक दिखावा था, पोस्चरिंग थी, ढकोसला था। कुमार विश्वास के साथ आपकी मैं बातचीत देख रहा था, जी। वो सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है, दौड़ती रहती है। हम्म, तो उसमें कुमार विश्वास बता रहे हैं एक मीटिंग जिसमें ये इंटरनली आपस में चर्चा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की कमान मनीष सिसोदिया को सौंप करके और पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। हम्म, तो ये जो सपना था इनका कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, जिस पर कुमार विश्वास का कहना है कि मैंने इनको सचेत किया कि वो एक सरहदी सूबा है। दूसरी बात यह है कि वहाँ के सेंटिमेंट्स अलग होते हैं, और चूंकि पंजाबी सिख ही वहाँ के मोस्टली चीफ मिनिस्टर बनते आए हैं, एक दो चेहरे हैं अपवाद स्वरूप, तो एक तो नॉन पंजाबी को वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और दूसरे कुछ सेंटिमेंट्स हैं उनके, उनको ओवरलुक करके आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो इनके क्या क्या जवाब थे उस समय और किस तरह की बातें थी, उसके बारे में थोड़ा सा मनीष जी बताइए। और पंजाब को लेकर के ये अब भी उतने ही, मुझे लगता है कि जुनूनी दिखाई दे रहे हैं। अब भी इनको ये उम्मीद है कि आप तमाम तरह के हथकंडे अपना करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को, अकालीज को, बीजेपी को, बाकी फोर्सेस को पीछे करके और पंजाब में एक दिन जरूर ये आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। देखिए, किसान आंदोलन में ही आप समझ सकते हैं कि ये यू टर्न क्यों लेने को तैयार है, क्योंकि इनको इनको बेसिकली अपना काम निकालना है। ये चाहते हैं इनकी जी पॉलिटिकल एम्बिशंस कंप्लीट हो जाए, उसके लिए किसी भी हद तक अपोज करने को तैयार है। जबकि ये रिफॉर्मिस्ट बिल है, जो ये तीनों रिफॉर्म्स लेके आए हैं मिस्टर मोदी, ये बड़े अच्छे बिल हैं, अच्छा कानून है। अल्टीमेटली मंडी की और आर्थियों के चंगुल से किसान को निकलना पड़ेगा। और वैसे बिल्कुल। पंजाब में धान की खेती और गेहूं की खेती ही होती रहे, क्योंकि उसका आपको एक एमएसपी मिल जाता है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। जबकि वो धान फिर
खाद्यान्नों के भंडार में जाके सड़ता है, चूहे खाते हैं या थेफ्ट होता है। चलिए एक अलग विषय मुद्दा है, अलग है चर्चा का विषय। कहने का मतलब ये है कि पंजाब में ये अपना प्लॉट खो चुके हैं, लेकिन ये कोशिश करेंगे अब हम इसके सारे फिर से एक सीढ़ी चढ़ के हम वापस सत्ता में आए, लेकिन होने वाला नहीं है क्योंकि पंजाब इनको समझ चुका है। और दूसरी बात है कि वैसे भी विश्वासघात करके जब आप आते हैं उसके बाद लोग तो ये देखते हैं ना कि आप उनसे अलग कैसे। दिल्ली में एक था एक इमेज कि हाँ हमने ये अनटेस्टेड थे, तो पंजाब में इनका कंडक्ट देख चुके थे तब तक दिल्ली में लोग, पंजाब के लोग। जी जी। कमिंग टू दिस, जो ये एपिसोड जो चौथा और पांचवा है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में जो एमएक्स प्लेयर पर है देखने के लिए, उसमें एपिसोड चौथा या पांचवा हमने एक व्यक्ति पे ही पूरा बनाया, 2 एपिसोड्स हैं। तो वो इसलिए मीडिया में क्योंकि वो लीक हो गया बाय चांस वो क्लिप, तो इलेक्शंस के दौरान, और उसके बाद वो घूमती रहती है तो काफी लोग उसको देख चुके हैं। लेकिन आपके दर्शक एपिसोड्स को देखेंगे तो उनको काफी कुछ समझ आएगा। और सिर्फ ये डिप्टी जो सीएम बनने की चाहत वाला खुलासा तो सिर्फ एक खुलासा है क्योंकि वो मीडिया में है तो बार बार उसका जिक्र उठता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा ओंकार जी कि ऐसे कई ऐसे खुलासे हैं अन्ना आंदोलन से लेके और आम आदमी पार्टी तक के, पीसीआरएफ का घोटाला, उसमें बड़ा मतलब आम आदमी पार्टी के पुराने लोगों ने बताया कि कैसे पार्टी बनने से पहले घोटाला हुआ शिवेंद्र चौहान की जुबानी में उसे जी जी। तो आपको समझ आएगा पूरा कि क्या इनका दृष्टिकोण था, क्या मंतव्य था, क्या मानसिकता थी। अन्ना आंदोलन के अंदर की कहानी जो एक काउंटर व्यू जो कि कहीं है ही नहीं, एपिसोड 3 में देखने को मिलता है। मुनीष जी आप जुड़े, आपने समय निकाला जी और जो इनकी असलियत है उसके बारे में कुछ प्रकाश डाला। मैं भी अपने दर्शकों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि मुनीष जी की वो पूरी सीरीज देखिए और डॉक्यूमेंट्री देखिए जो ऑनलाइन उपलब्ध है और शायद फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है उसका। तो आप लोग देखिए, आपको शायद ज्ञान की प्राप्ति होगी। वैसे तो बहुत लोग जान चुके हैं इनके बारे में कि ये किस तरह की शख्सियत है, किस तरह के आदमी हैं, किस तरह का इन्होंने डिच किया है एक तरीके से लोगों की जो उम्मीदें थी उनके साथ। लेकिन फिर भी मुनीष जी ने जो एक मेहनत की है और बड़ी जबरदस्त मेहनत की है, कुछ चीजें मैंने देखी हैं इनकी, बहुत काम किया है और बड़ा पैसा भी फूंक दिया है। तो आप लोग जरूर इनका काम देखिए, आपको समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा क्या है, क्या इन्होंने उम्मीदें जगाई थी और किस तरीके से बहुत सारे लोगों की उम्मीदों को कुचल दिया है। मुनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत नमस्कार आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।